दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज चैनल। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया था। अब वो शपथ भी लेने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी नाम तय हो गया है और आज बहुप्रतीक्षित राजस्थान में भी मुख्यमंत्री का नाम सामने आ गया है। तीनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने या ये कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चौंकाने वाले नाम तय किए हैं। एंटी क्लाइमैक्स जैसी स्थिति तीनों राज्यों में पैदा की है। विष्णुदेव साय जो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कहे जा रहे हैं, क्योंकि अजीत जोगी पहली बार तो मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन अजीत जोगी का जो आदिवासी के रूप में प्रमाण पत्र था वो निरस्त कर दिया गया था। तो इसलिए पहले मुख्यमंत्री आदिवासी पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय माने जा रहे हैं। उनका नाम कहीं कोई इसके पहले से चर्चा में नहीं था। ये कहा जा रहा था, ये तो माना जा रहा था कि आदिवासी चेहरे कोई मुख्यमंत्री बनाया जाएगा रमन सिंह की बजाय, लेकिन वो नाम रेणुका सिंह का था। उससे दोनों ही कोटों की पूर्ति की उम्मीद थी। एक तो महिला का भी हो जाता और दूसरा वो जो है आदिवासी चेहरे का भी हो जाता। और उनके पास में ये माना जा रहा था कि उनके पास में प्रशासनिक अनुभव भी है, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सदस्य हैं, तो इसलिए रेणुका सिंह का नाम सबसे आगे समझा जा रहा था। लेकिन जो नाम चर्चा में आ गया वो जो है इसको ये नहीं है कि कोई इसके पीछे कोई लॉजिक हो बहुत बड़ा। ये एक सनक भी हो सकती है और ये है अपना अपना एक तरीका है लोगों को चौंका कर रिझाने का, अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का, अपना एक जो है विराट व्यक्तित्व, विराट स्वरूप बनाने का, उसका एक हथकंडा भी यही है कि एक जो है जिस नाम की जिन नामों की चर्चा हो रही हो उनमें से कोई ना बना के और बिल्कुल ऐसा नाम लाया जाए जो जिसकी चर्चा कहीं ना हो, भले ही उससे पार्टी का हित हो या ना हो। तो और ये बात मध्य प्रदेश में भी की गई। मध्य प्रदेश में भी अब कई तर्क दिए जा रहे, कई दलीलें गढ़ी जा रही कि मोहन यादव को बना के और एक बैकवर्ड चेहरे को देने की कोशिश की गई। लेकिन शिवराज सिंह चौहान भी तो बैकवर्ड चेहरा थे, तो शिवराज सिंह चौहान को ही कंटिन्यू रखा जा सकता था। या कि और दूसरी बात यह है कि उनका ये भी माना जाता था कि उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर रही है और उन्होंने लाडली बहना योजना जैसी एक चमत्कारिक योजना को देने का काम किया है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को बाईपास कर दिया गया और जिस नाम की कोई चर्चा नहीं थी, कैलाश विजयवर्गीय बड़े दुलारे माने जा रहे थे, नरेंद्र सिंह तोमर बहुत दुलारे माने जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान के, लेकिन उनके नामों के भी लोग पहले से अंदाजे लगाए हुए थे। तो इसलिए अंदाजे जिन नामों का लोग अंदाजा लगा लें उन नामों को तो मोदी शाह को करना ही नहीं है। इसी फार्मूले के तहत वो कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर का भी पत्ता साफ हो गया और मोहन यादव आए। अब मोहन यादव के लिए बड़े जमीन आसमान के खुलावे जोड़े जा रहे हैं कि उससे जो है जो यादव वोट बैंक है लालू प्रसाद यादव का, वहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल का बिहार में और उत्तर प्रदेश में जो यादवों के बड़े आइकॉन हैं अखिलेश यादव, उनको निष्प्रभ करने की कोशिश की गई है, उनको जो है अप्रासंगिक बनाने की कोशिश की गई है एक भारतीय जनता पार्टी ने यादव चेहरे को सामने लाके। लेकिन व्यावहारिक स्थिति तो दूसरी है ना। भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस में कोई दलित नेता, कोई पिछड़े वर्ग का नेता, वो कोई उसको कितना भी ऊंचा पद क्यों ना मिल जाए, लेकिन वो उस ढंग से अपनी बिरादरी का, अपने समुदाय का की पैरवी नहीं कर सकता, उसकी आवाज़ नहीं बुलंद कर सकता जैसे वो दूसरी पार्टियों में कर देते जो सामाजिक न्याय वाली पार्टियां हैं। तो कोई यादवों का बड़ा झंडा बुलंद कर देंगे, आम यादव का भी जो उन्होंने मुलायम सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में किया और जो है लालू यादव ने बिहार में किया, वैसा तो संभव है नहीं। जहाँ हर यादव 4 पहिया वाहन वाला हो गया है, हर यादव धन संपन्न भी हो गया, बाहुबली भी हो गया इन राज्यों में, तो वो जो रुतबा और रुआब जो यादव समाज ने देख लिया है, क्या वो मोहन यादव वो दिला पाएंगे? मोहन यादव तो वहाँ पे एक अपना कैरियर बचाने की चिंता ज़्यादा करेंगे और
सब और जो वहाँ जो वर्ग सत्ता भारतीय जनता पार्टी में जिन जातियों की है, उन जातियों का की निगाह में वो ठीक बने रहें, उन जातियों की निगाह में वो अच्छे बने रहें, इसके लिए वो तो एक बहुत ही दब के काम करने की उनकी स्थिति होगी। तो इसलिए ये नहीं माना जा सकता कि वो जो यादव वर्चस्व वाली जो पार्टियां हैं उनके वो विकल्प बन गए। और अब राजस्थान में तो भजन लाल शर्मा का नाम तय हुआ है मुख्यमंत्री पद के लिए, जो पहली बार के एमएलए थे। तो ये ट्रेंड तो पहले भी दिखा चुके हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी। वो जो है पता चला कि जब उन्होंने हरियाणा में एक गैर जाट को, और वो भी लगभग अपरिचित जैसे चेहरे को, जो कोई जिनकी कोई खास जो है तेजस्विता जिनकी कभी नहीं दिखाई दी थी, लेकिन लीडरशिप को लोग जो है बहुत एक अच्छे बेहतरीन लीडर के रूप में नहीं जानते थे, उन को वहाँ पे जो है खट्टर साहब को, मनोहर लाल खट्टर को वहाँ मुख्यमंत्री बना दिया गया था। और वो कोई सफल मुख्यमंत्री नहीं कहे जा सकते। वो भारतीय जनता पार्टी का सिक्का चल रहा है, इसलिए वो दूसरी बार चुन गए, वो बात अलग है। सफल मुख्यमंत्रियों में तो जैसे शिवराज सिंह चौहान उत्तर प्रदेश के थे, या अभी जो है उनमें मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान थे, उन्हें एक सफल मुख्यमंत्री कहा जाता था। वसुंधरा राजे की भी अपनी एक निजी धाक थी, वो भी जो है एक भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद रखती थी वहाँ पे जब वो मुख्यमंत्री होती थी राजस्थान में। और इसी तरह जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, वो उनकी अपनी एक स्वतंत्र पहचान है, वो केवल मोदी और शाह की पहचान के भरोसे ही नहीं है। लेकिन जो उनका मोदी जी का जो ट्रेंड है वो ये है कि राज्यों में भी जो मुख्यमंत्री बने वो राज्यों में केवल बराए नाम मुख्यमंत्री हों, बाकी सरकारें पूरी तरह से केंद्र चलाए उनमें। उत्तर प्रदेश में भी हालांकि वो उन्होंने इस बात की कोशिश की है, क्योंकि योगी मुख्यमंत्री है लेकिन चीफ सेक्रेटरी तो कहाँ से तय हुआ है, वो तो दिल्ली से तय हुआ है। 2 मुख्यमंत्री उनके साथ बैठा दिए गए, मंत्रिमंडल के सदस्यों के नाम भी ज़्यादातर उनके वहीं से तय हुए हैं, केंद्र से ही तय हुए। लेकिन अब योगी कुछ अलग अलग स्वतंत्र रूप से भी निर्णय लेने लगे। तो वो जैसे उनका मामला है, ओम प्रकाश राजभर का मामला है, दारा सिंह चौहान का है, योगी नहीं बना रहे। अरविंद शर्मा को भी भेजा गया था, वो भी पैरासूट नेता थे, वो वहाँ से कैंप से भेजा गया था। तो वो एक तरीके से योगी का एक कद कमतर, उन्हें केवल एक गिनती में गिनने के लिए एक वो रहे कि एक नाम के मुख्यमंत्री हैं, इसके लिए इस ढंग की कोशिश की गई थी। लेकिन योगी ने उसको नकार दिया और वो एक दबंग और एक स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रखने वाले मुख्यमंत्री के रूप में पहचान बना रहे। पर मंशा तो वही है। वहाँ पे उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को बनाया, वहाँ पर तो पूरा मंत्रिमंडल ही बदल दिया। पहली भूपेंद्र पटेल को जो मुख्यमंत्री बनाया गुजरात में, जो पता चला कि एक नगर पालिका स्तर के नेता थे, मेयर स्तर के नेता थे, उन भूपेंद्र पटेल को, और उनका वहाँ तो पूरा मंत्रिमंडल ही नया कर दिया गया। तो यहाँ पर भी उन्होंने जो है इसी तरीके से इन राज्यों में भी उन्होंने ये प्रयोग किए। लेकिन आश्चर्य ये होता है कि अगर मोदी जी की उम्र कहीं उनकी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह होती, तब तो जो है मतलब ये सब कुछ करना उनके लिए ठीक था कि वो किसी को भी मुख्यमंत्री या बना देते, किसी को भी आगे किसी का भी नाम ला देते। और फिर मौका था कि फिलहाल तो उनको ये लोग मानते कि 10-20 साल तक तो अभी इसी नेता को रहना है, तो वो इस बीच में डेवलप कर देंगे उस तरीके का। लेकिन समझ में नहीं आता कि मोदी जी कितने साल तक प्रधानमंत्री बने रहने के मूड में है। उनका क्या अनुमान है कि वो कितने साल तक काम कर पाएंगे। अगले साल 74 के तो होने ही वाले हैं, और 29 तक भी उनकी पर्याप्त उम्र हो चुकी होगी है। 29 तक भी जो है वो 74 से 79 तक, तो क्या 29 तक वो काम करेंगे। और वो तो 2029 के बाद में भी वही अब खुद ही काम करते रहने का इरादा बनाए हुए। बड़ा आश्चर्य है, क्या उन पर वो 75 साल वाला नियम लागू नहीं होगा। 75 साल वाला ना हो तब तो कम से कम जब वो 2029 का
आते आते 2029 के आते आते जब वो 79 साल के होते रहेंगे तो क्या वो इतने शारीरिक तौर पर इतने सशक्त, इतने स्वस्थ बने रह पाएंगे कि वो आगे भी वही चलाते रहें। तो एक बड़ा रिस्क है कि जिन नए चेहरों को, जिनका कोई नाम नहीं है राजस्थान में, पहली बार भजन लाल शर्मा जो है पहली बार के विधायक बने हैं और उनको डेवलप होने में एक पर्याप्त टाइम लगेगा और तब तक उसके बाद में भी तब तक क्या उनको पनपने का, उनको सींचने का काम मोदी कर पाएंगे, ये वो एक बन पाए। या राजस्थान में उन्होंने मतलब ये स्थिति पैदा कर दी कि वहाँ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वहीनता की स्थिति में पहुँच जाए जब मोदी जी न रह जाएं, तो ये भी एक हो सकता है। तो जो भी है, लेकिन किया और तमाम सारे उन्होंने जो अनुमान थे उनको भी तोड़ने का काम किया। जैसे ये था कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में महिलाओं का वोट मिला है और महिलाओं को की वोट बैंक की वो अहमियत समझ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये था कि इन 3 राज्यों में से कम एक राज्य में तो वो जो है महिला मुख्यमंत्री बनाएंगी। और जब ये तय हो गया कि छत्तीसगढ़ में महिला मुख्यमंत्री नहीं बनेगी, तो मध्य प्रदेश में किसी महिला का ऐसा चेहरा सामने नहीं था, तो ये माना जा रहा था कि राजस्थान में वो वसुंधरा को रिपीट करेंगी। लेकिन उन्होंने अंततः वसुंधरा को रिपीट नहीं किया। वसुंधरा को केवल इस बात पर संतोष हो सकता है कि जो बड़े चेहरे उनसे प्रद्वंता रखते थे, कम से कम उनमें से भी किसी का नहीं आ पाया। वो अगर छली गई, ठगी गई, या मतलब वो जो है उन्होंने मौका खोया है, तो साथ साथ में और तमाम सारी जो बड़ी मछलियाँ थी उनको भी मौका खोने के लिए मजबूर किया मोदी जी ने। तो ये एक तरह से जो परपीड़क किस्म का आनंद होता है उसका अनुभव वसुंधरा राजे कर सकती है। बाकी इसलिए उनको थोड़ा एक हो सकता है कि उनको संतोष हो जाए, ये उनके लिए भजन लाल शर्मा का नाम उन्हें सांत्वना पुरस्कार की तरह लग रहा हो, लेकिन ये तय हो गया। और एक मैं इस बात से मैं भी खुश हूँ, बाकी अन्य चीज़ों में मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक बात ये ठीक लग रही कि मोदी जी ने जो अपनाया कि जो अपना खानदानी विरासत के आधार पर राजनीति में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मोदी जी उनमें से किसी को लिफ्ट नहीं मिलने देते। इसलिए उन्होंने राजे महाराजाए तमाम सारे के सारे किनारे कर दिए। जैसे वरुण गांधी थे, तो अब मेनका गांधी को ये था कि अगर कांग्रेस में गांधी परिवार का सिक्का चल रहा है तो उससे प्रभावित होके, और मोदी जी भी वो उनके अंदर मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी उस गांधी परिवार की चमक लेवर को लेके हीन भावना होगी, और इसलिए वो भी एक स्वतः एक गांधी परिवार को जो अपनी उनका गांधी परिवार उसको आगे बढ़ाने के लिए अपने को मजबूर पाएंगे और अपने कोशिश करेंगे, तो वरुण गांधी का मौका मिलेगा। लेकिन उन्हें तो मुख्यमंत्री तो बनने नहीं दिया मोदी जी ने, साथ साथ में वरुण गांधी का इंतजाम ये कर दिया कि वो पार्टी से भी बाहर हो जाएंगे। अगली बार उनको टिकट मिलने की भी उम्मीद नहीं रही, क्योंकि वरुण गांधी धैर्य दिखा नहीं सके और वरुण गांधी को एक वो जो अपनी खानदान के मुताबिक जो महत्व चाहते थे वो उसको मिलने नहीं दे रहे थे। वसुंधरा राजे के साथ में भी ये हुआ। ज्योतिरादित्य भी दाव खा गए। ज्योतिरादित्य के भी बड़े अरमान थे कि वो बहुत ज़्यादा वो ये भी नहीं देख रहे थे, नया मुल्ला जैसे प्याज खाता, तो वो नए भाजपाई बने थे, वो ये भी नहीं देख रहे थे कि अगर कांग्रेस ने कोई पाप कर्म की है तो उन पापों में तो उनके बाप भी बराबर के भागीदार है। वो भी राजीव गांधी की नाक के बाल रहे और वो भी जो है सोनिया गांधी के भी नज़दीक रहे और केंद्रीय मंत्रिमंडल के वो भी सदस्य रहे। वो भी उन्होंने राजीव गांधी के साथ में उस सरकार में सहभागिता की। तो उस सरकार के खिलाफ मैं अगर बोल दूंगा तो आपके मुंह बंद हो जाएंगे, आसमान फट जाएगा, ज़मीन फट जाएगी, आसमान गिर पड़ेगा, यानी क्या क्या बातें वो कांग्रेस के बड़ी बहुत ही बयान वीर बनने की कांग्रेस के खिलाफ कोशिश कर रहे थे, ताकि भारतीय जनता पार्टी में उनके नंबर बढ़ सकें। वो इस कदर वफादारी का परिचय दें कि भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस में रहते हुए इनकी अरमान पूरे नहीं हो पाए मुख्यमंत्री बनने के, वो उन पर रीझ कर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन अरमानों को पूरा कर दें। लेकिन उनके साथ में भी वही बात होती थी कि वो भी उनको भी अगर आगे बढ़ाया जाता, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता, तो वो भी एक जो है
खानदानी विरासत को आगे बढ़ने की बात हो जाती। तो महाराज का वहाँ तो सत्यानाश हो ही गया था। कांग्रेस में तो हो सकता है कि उनका देर सवेरे सत्यानाश क्या हो गया था, अभी देर सवेरे नंबर लग सकता था। कमलनाथ की अपनी एक जिद है, कमलनाथ ने पार्टी की लोटियाँ डुबोने का काम किया, लेकिन कमलनाथ कमजोरी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी उनके खिलाफ जा नहीं सकते, उनको जो है उनको वो नियंत्रित कर नहीं सकते, क्योंकि वो तमाम सारे जो उनके आर्थिक गोपनीय रहस्य हैं उनकी बहुत वफादारी के साथ में जो है बहुत भरोसेमंद है उनको, जो उनके उन हितों की रखवाली करने का काम कमलनाथ करते हैं। तो कमलनाथ की राय के खिलाफ वो एक सीमा से ज़्यादा जा नहीं सकते। उन्होंने तो सारे लोग ठीकरा बोल रहे कमलनाथ पर मध्य प्रदेश में हार का, जहाँ कांग्रेस की पूरी तरह संभावना दिखाई दे रही थी, तो इसके बावजूद भी उन्होंने कमलनाथ को मध्य प्रदेश से हटाने का साहस नहीं कर पाया है। और मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भी अच्छी सफलता दिलाने का जिम्मा कमलनाथ के हवाले कर दिया है। तो वो कमलनाथ उनकी कमजोरी है, मजबूरी है कमलनाथ, तो वो कमलनाथ को नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कमलनाथ की उम्र हो गई, कमलनाथ ये चुनाव और देखते और निबट जाते, और उसके बाद में फिर ज्योतिरादित्य का भविष्य कांग्रेस में बहुत उज्जवल था। लेकिन अब ये तय हो गया कि वो एक साधारण मंत्री के रूप में, एक जो साधारण बड़े कद के साधारण बड़े कद के नेता के रूप में उनका जो है मतलब अस्तित्व रह पाएगा भारतीय जनता पार्टी में। वो ये चाहते थे कि उनका एक अलग से अस्तित्व, एक अलग से वजूद मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में बने। वो उनके अरमान पूरे होने से रहे, वो भी इसमें दाव खा गए। तो ये तो एक ठीक है, इससे आम आदमी का आत्मबल बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता का आत्मबल बढ़ा। वरना कांग्रेस तो बहुत ही कुलीनों की पार्टी थी, उसमें तो ये माना जा सकता था कि मुख्यमंत्री और उसकी और बड़े पदों पे, केंद्रीय मंत्री जैसे पदों पे, उसके लिए तो ज़रूरी है कि आपका कि पारिवारिक पृष्ठभूमि भी मजबूत हो। साधारण लोग तो विचार नहीं कर सकते थे, लेकिन अब पता चला पहली बार चुने हुए विधायक जैसे लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो अब ये होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र देव सिंह जैसे साधारण कार्यकर्ता को आज इतना ऊंचा जो है स्थान मिला हुआ है कि मुख्यमंत्री के बाद में उनका नाम गिना जाता है प्रभाव में, हैं वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके। तो ऐसी कई और नाम हैं कि वहाँ साधारण कार्यकर्ता को भी एक अहमियत, साधारण कार्यकर्ता को भी कितनी भी बड़ी कुर्सी मिल सकती है। तो उससे एक आत्मबल बढ़ेगा, और वो ये सोच के कि नहीं, पहले जैसे ये कहा जाता था कि मजदूर का बेटा, मजदूर अपने बेटे को इसलिए स्कूल में नहीं पढ़ के नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ाना चाहता, कि वो सोचता कि मजदूर की बेटे की नियति तो मजदूर बनना ही है। लेकिन मजदूरों के बेटे भी जब IAS बनने लगे तो अब वो बात नहीं रह गई है। वो एक फिल्म बड़ी प्रेरक आई हुई है इन दिनों कि इंटर पास जो है वो बना IPS, और बताया गया कि वो जो IPS बने हैं वो ऑटो रिक्शा चला चुके हैं और तमाम सारे मजदूरों जैसे काम कर चुके, लेकिन वो कुर्सी तक पहुंच चुके। तो अब एक साधारण आदमी के विश्वास को, एक साधारण आदमी के मनोबल को एक मजबूत करने का काम उन्होंने किया कि उसके अंदर अगर लगन है और उसके अंदर जो है अगर वो परिश्रमी है तो भारतीय जनता पार्टी उसको कितने भी ऊंचाई पर, ऊंचे पायदान पर उसको पहुंचा सकती है। तो एक सकारात्मक तथ्य है और इसका एक स्वागत होना चाहिए। एक अच्छी, मतलब उन्होंने मोदी जी ने के समय पे ये जो पहल हुई है, ये पहल तो एक बहुत अच्छी पहल है, और खुद उन्होंने अपने आप से प्रेरणा लेके ये पहल की है, क्योंकि वो भी एक साधारण से परिवार से आए थे और प्रधानमंत्री जैसी ऊंची कुर्सी पहुंच जाएंगे ये नहीं की जा सकती। हालांकि वो जिन लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं उनमें और मोदी जी के खुद के व्यक्तित्व में काफ़ी अंतर है। मोदी जी की नेतृत्व क्षमता तो मतलब एक रही है, वो शुरू से एक धाकड़ व्यक्तित्व रहे हैं, और अगर जब उनमें मुख्यमंत्री के रूप में अवसर मिला तो बड़े बड़े दिग्गजों की उन्होंने दाल नहीं गलने दी, जबकि उनका कोई बहुत बड़ा गॉडफादर लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़ के नहीं था।
लेकिन केवल अपने क्या कॉन्फिडेंस की बदौलत, अपने आत्मविश्वास की बदौलत। तो ये आत्मविश्वास उनका जैसा था वो तो बिरलों में ही देखने को मिलता है। और वो आत्मविश्वास से, बल्कि वो अति आत्मविश्वास तक की हद तक उनका आत्मविश्वास है, वो तो अपने आप को उन्होंने मान रखा कि वो भगवान है, तो वो भगवान के रूप में स्थापित ही करके अपने को तभी दम लेने के मूड में है। वो तो पता चला कि लोग सब चीज़ों की शुरुआत माने कंगना रनौत पे वो मेहरबान हो गए, क्योंकि कंगना रनौत ने कह दिया कि जो शुरुआत हुई है, जो आज़ादी मिली देश को, वो 2014 की बात मिली। अब वो भारतीय जनता पार्टी के संसद लोग आने वाली पीढ़ी को याद रखेंगे, तो उन्होंने काम किया। कोई ज़रूरत नहीं थी कि अभी जब कोरोना के टाइम पे देश की अर्थव्यवस्था संकट में पहुंच गई थी, तो वो इतना लंबा चौड़ा खर्च करके नए संसद भवन बनाते। लेकिन लोग भूल जाएं कि ये संसद भवन ये अंग्रेज़ों के टाइम का बनाया हुआ था, इसे कांग्रेस ने आके संसद भवन के रूप में अपनाया था। ये सारी बातें लोग भूल जाएं, लोग शुरू करें। नहीं, संसद और लोकतंत्र की शुरुआत भी मोदी जी ने ही की। तो ये भी बात है। जो नए कानून बनने जा रहे हैं पीनल कोड, उसमें भी वो कर रहे हैं कि वो कांग्रेस नहीं बदल पाई थी, अंग्रेज़ों के समय के कानून थे। तो नहीं, वो जो दंड विधान बने हैं, जो भी विधान बने, वो मोदी जी के समय ही बने हैं। ये इस बात का भी वो इसको भी स्थापित कर देना चाहते हैं। और 2024 के बाद वो अगर सफल हुए, और जैसा कि बहुत करके उम्मीद है कि वही सफल होने जा रहे, तो फिर वो ये भी कर देंगे कि संविधान भी उसके पहले नहीं था। लोग भूल जाएंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, वो क्योंकि वो संविधान तो अतीत की बात हो जाएगी। अब की बात, पहला काम जहाँ तक है वो यही करेंगे कि नए सिरे से संविधान जो है, नए सिरे से संविधान सभा गठित करेंगे और वह बिल्कुल नया संविधान सामने लाएंगे। ये हो सकता है कि बाबा साहब के प्रति बड़ी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, इन गुणों में तो वो माहिर है, और तब मतलब उसको जो अभी का जो संविधान है उसका वो तर्पण करें। लेकिन इस संविधान को वो विदाई दे देंगे, भले वो ऐसा करें कि उससे दलित नाराज़ ना हो और बाबा साहब के सम्मान को, प्रतिष्ठा को ठेस लगाने जैसी कोई आवाज़ लोगों को न मिले। ये होशियारी बरतते हुए वो नया संविधान लाएंगे। लेकिन वो जिस शैली में काम करने के अभ्यस्त है उसमें, या जिस शैली में काम करने के हामी हैं, उसमें वो ये करके रहेंगे। और इसी तरीके से ये है कि वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भी लोग ये भूल जाएं कि कभी इसमें कोई अटल जी भी थे, कोई आडवाणी जी थे। भारतीय जनता पार्टी को भी लोग यही याद करें कि वो मोदी जी के साथी, वो प्रस्थान बिंदु जो है मोदी जी से ही है, उसका भारतीय जनता पार्टी का भी। और ये इसलिए वो सारे उन लोगों को मुख्यमंत्री के रूप में अब की बार विराजमान करा रहे, जो बहुत ज़्यादा, जिनका कोई संपर्क अटल आडवाणी युग के जो शिखर नेता हैं उनसे नहीं रहा। वो उनके बहुत ज़्यादा नाम नहीं जाते। उन्होंने उनके कार्यकाल को बड़ा नज़दीकी से नहीं देखा, बहुत अच्छी तरह से परिचित नहीं। उनके कार्यकाल में उनकी कोई सत्ता में पहुंच नहीं रही। तो वो तो शुरुआत करेंगे, वो खुद ही भूल जाएंगे कि मोदी के पहले भी भाजपा में कुछ था। ये सब खुद भूल जाएंगे। ये भी उनकी एक स्थापित करने की भी उनकी मंशा, और इसी के तहत हो रहा है संघ। अब ये है कि ये सारा का सारा काम संघ में संघ को विश्वास में लेके किया जा रहा है। नहीं, संघ के अंदर इतना आत्मविश्वास नहीं जितना मोदी जी के अंदर। संघ का अगर बस चलता, संघ ने तो कह दिया था कि मोदी जी के नाम पे जब कर्नाटक में हार हुई थी कि अकेले मोदी जी के चेहरे के नाम पे राज्यों के चुनाव नहीं जीते जाएंगे, और इसलिए वहाँ पे जो राज्यों के चुनाव हो, हर राज्य में वहाँ का स्थानीय चेहरा उभारा जाए। लेकिन मोदी जी ने इसको एकदम नकार दिया और स्थानीय चेहरे नहीं उभारे। और उन्होंने तो इसलिए संघ ये साहस नहीं कर सकता था कि वो इतने नए भजन लाल शर्मा जैसे नए चेहरे को, मोहन यादव जैसे नए चेहरे को, भले ही वो संघ की पृष्ठभूमि के हों, संघ के बड़े समर्पित स्वयंसेवक रहे हो, लेकिन संघ में इतना साहस और आत्मविश्वास नहीं था कि वो संघ को अगर विश्वास में लेके काम किया गया होगा, यह अनुमान लगाया जाए। संघ के लोगों को भी भनक नहीं लगी। बस मोदी जी ने इस बात का ख्याल रखा है कि अगर हम संघ के पृष्ठभूमि
लोगों को महत्व देंगे, उनके कार्यकर्ताओं को महत्व देंगे, तो संघ का समर्थन उनके साथ में और ज़्यादा उत्साह से उनके साथ में रहेगा। तो ये उन्होंने ये केवल संघ का इतना लिहाज बरता है, तो उन्होंने संघ की पृष्ठभूमि के लोगों को ही सामने लाने का काम किया है। और ये था कि हर राज्य में अगर एक मुख्यमंत्री महिला बनाएंगे तो उन्होंने उसको भी जो धारणा बन रही थी, वो धारणा को भी उन्होंने खंडित कर दिया, उस धारणा को भी ख़त्म कर दिया, उस धारणा को भी उन्होंने चरितार्थ नहीं होने दिया। और ये जो बना हुआ था कि जिन राज्यों में मुख्यमंत्री महिला नहीं होगी, एक राज्य में महिला मुख्यमंत्री होगी, बाकी 2 राज्यों में वो उप मुख्यमंत्री एक महिला को देंगे। तो वो जो है उप मुख्यमंत्री भी उन्होंने देने का काम अकेले राजस्थान में किया। उन्होंने राजस्थान में दिया कुमारी को बनाया है। हालांकि दिया कुमारी जो है वो राष्ट्रीय पृष्ठभूमि की है, जयपुर घराने की है, लेकिन यह नहीं माना जा सकता कि दिया कुमारी को वो उन्होंने इस भावना से उप मुख्यमंत्री बनाया कि उन्हें वो तराशे जाने का इरादा रखते हो भावी मुख्यमंत्री के रूप में। अभी तो भजन लाल शर्मा भी ही लंबे समय तक चलेंगे और तब तक और भी नए चेहरे सामने आ जाएंगे। तो वो जो उन्होंने उनकी वही वो आन बरकरार रहेगी कि वो जो खानदानी विरासत से आगे बढ़ने का जो सोचते हैं, हम खानदानी विरासत से आगे बढ़े हैं, उनको वो कोई बहुत ऊंचा बहुत बड़ा मौका नहीं देंगे। उसका वो उनके उसी रूप में देखा चाहिए। ये दिया कुमारी का जो अपवाद है उसका एक सीमित महत्व है, उसका इतना बड़ा महत्व नहीं है कि ये माना जाए कि नहीं देखिए इसमें तो उन्होंने उसको खंडित किया है, ये नहीं। तो धन्यवाद करने के पहले मैं आपसे फिर वही गुजारिश करूँगा, निवेदन करूँगा, अपील करूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आप जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुँच जाया करें। और साथ ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट का हमें बहुत इंतज़ार रहता है। धन्यवाद। जय भारत।